बैरिस्टर गौहर हमारे साथ रहनुमा पीटीआई मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, जो आप लोगों के इल्ज़ामात थे, अब वही इल्ज़ामात, वही बयानात हुकूमती मशीनरी की जानिब से हमें दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईनी तौर पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन जिसको भी ये जिम्मेदारी सौंपती है ताकि उसके प्रोसेस में शामिल हो, तो सबको ये निभानी आसान तरीके से और यही तरीके से निभाना चाहिए। हमारा पहले दिन से यही मौके पर आया है और हमने फैक्ट्स एंड फिगर भी दिए हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक हमारे 180 सीटें बनती है नेशनल असेंबली में। इसी तरह हमारे पंजाब की सीटों में से भी मेजॉरिटी हमारे पास हासिल है, उसकी भी फैक्ट्स फिगर हमने दिए हैं। और हमने सिर्फ इतना कहा है कि जो फॉर्म 45 बनता है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान बनाते हैं वोट कास्ट करने के बाद, और वो फॉर्म 45 न सिर्फ हमारे पास है बल्कि वो जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक लब्बैक वगैरह पार्टियों के पास भी है। हमारा इतना मुतालिबा था कि जो उसमें इंदिराज है वोटों का, जो कास्ट हुए पोलिंग स्टेशन पे, उसी को फॉर्म करके उसके बेस पे आप इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करें। हमारे जीते हुई सीटें हरवाई गई है, मैं समझता हूँ उसकी तायीद हुई है आज कमिश्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है, इसके तह को जाना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसी स्टेटमेंट की, क्योंकि जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन किसी को सौंपी है तो वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ही में आता है। और इसके नीचे जितनी भी सीटें हैं, मेरे नोटिस में जो लाया गया वो 13 सीटों का इसने जिक्र किया है। हमारी पिंडी में जो सीटें जीती हुई थी वो यही कह रहे, जो लोग सुबह जीत रहे थे उनको हमने हरवाया, और यही हमारा मौक़िफ़ है कि वो पूरी दुनिया ने देखा है। बाय दिन मॉर्निंग तक फॉर्म 45 हो चुके थे, टीवी पे भी चल रहा था, पोलिंग एजेंट के पास भी वो रिजल्ट मौजूद थे, कैंडिडेट के पास भी वो रिजल्ट आ चुके थे। तो जो मैटर समरली डिसाइड कर सकती है इलेक्शन कमीशन, उसके बेस पे पहली बात यह है कि आप इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करें। जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हुआ उसको आप जीता हुआ डिक्लेयर कर लें। कैंडिडेट समझता है कि उसको गलत हरवाया गया, वो ट्राइब्यूनल में जाए और अपना केस जो साबित करे। अच्छा सर, आपसे पहले हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे। उन्होंने इस प्रोसेस के ऊपर सवालात उठाने की बजाय उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर है उसने पहले सुसाइड अटेम्प्ट भी की हुई है, सुसाइड अटेम्प्ट का भी कह चुका है, अब फांसी का कह रहा है, और कह रहा है कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसने इलेक्शंस के अंदर हमारे साथ ये किया, तो उन पर भी सवालात उठाए। तो उन्होंने कहा कि उसका जो ज़हनी तवाज़ुन है उसको पहले चेक करना चाहिए। ये धांधली के जो प्रोसेस है जो हुआ उस पर तहकीकात तो हों, लेकिन जिस ऑफिसर ने इल्ज़ामात लगाए हैं उसका ज़हनी तवाज़ुन देखना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़हनी तवाज़ुन जैसा भी है वो एक कमिश्नर है, कल तक उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक था और आज उसकी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, ये कहाँ की बात है। और राना सनाउल्लाह साहब की शायद अपनी ज़हनी तवाज़ुन का कुछ इशू है, तो इसलिए वो दूसरों को ऐसे कह रहे हैं। ये अलबत्ता ज़रूर बात ठीक है कि उसकी स्टेटमेंट जो है उसके हद तक होना चाहिए जिसमें कमिश्नर ने खुद अपने हद तक कहा है। अगर वो आकर के साथ किसी और को मोरद इल्ज़ाम ठहराता है तो ऐसे मामलात में ज़रूर बगैर किसी इंक्वायरी की किसी और को आप शामिल नहीं कर सकते, जो भी लगाता है उसके साथ। तो ये बात अलग है, उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल वहां मौजूद है और उसने कहा है कि हमने जीते हुए को हरवाया है। तो जो जीते हुए हरवाया है वो तो इस बात की तकदीर है, इससे सिर्फ अकेला नहीं, आप अपने स्टेशन को उठा ले, आप बाकी टीवी स्टेशन को उठा ले, आप किसी भी लूजिंग कैंडिडेट का उठा ले और उनको पूछे कि इस पोलिंग स्टेशन के आप मुझे फॉर्म 45 दे दे, और फिर फॉर्म 48 से उसको टैली कर ले कि कौन जीत रहा है। तो जीता हुआ अगर कोई हरवाता है तो वो चाहे वो टापा लगवाने की करवा रहा है, बाद में वो उसको चेंज करता है, लेकिन रिजल्ट में से कुछ रद्द बदल तो जरूर हुआ है, और हमने तो इतना मांगा है जितने कि हमने फैक्ट्स फिगर दिए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि डिवीजन का कोई भी कमिश्नर ना तो DRO है, ना RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहे थे कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनका तो इलेक्शंस के उसके अंदर इनेकाद के अंदर कोई किरदार ही नहीं है, ना कोई डायरेक्ट उन्होंने इस पर कुछ कंडक्ट करना है इलेक्शन के ऊपर, ना इलेक्शन कमीशन ने कोई हुक्म दिया है उनको। यही मैंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको जिम्मेदारी सौंपी है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये तो अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी और उसको जिम्मेदारी दी नहीं जो इलेक्शन रिलेटेड निभाता, फिर उस सूरत में ये जरूर है कि वो क्योंकि कमिश्नर थे पिंडिया और ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और ये उसके अंडर आ रहे थे, तो उनको इन्फ्लुएंस करने में कितना रोल उसने प्ले कर दिया, तो शायद ये उस एक्सटेंट तक है। और उसने उसी हद तक कहा है कि मेरा एक्सटेंट यही था, उनको इन्फ्लुएंस करा करके मैंने किया। मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ी उसमें ये नहीं करा कि मैंने किया, बल्कि उसने कहा मैंने करवाया है।
اور میرا ضمیر مجھے ابھی ملامت کرتا ہے کہ میں اس طرح کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہوں، تو یہ ضرور ہے کہ اس کے حد تک تو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہی ریزن ہے کہ ہم پہلے دن سے سپریم کورٹ سے اور کمیشن سے سب سے یہی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ قانون کے مطابق آپ آر او ڈی آر او کو ان لوگوں کو مقرر کریں جو جوڈیشری سے ہو۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اب آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیا پھر پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہی ہے یا پھر احتجاج کرے گی؟ کیونکہ جہاں تک احتجاج کی بات ہے وہ پی ٹی آئی کو شاید کرنے نہیں دیا جا رہا اس طرح سے، اس سے پہلے جیسے سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس واحد آپشن صرف احتجاج کرنا اور اپوزیشن میں بیٹھنا، یا پھر پی ٹی آئی کا بھی کوئی نیا لائحہ عمل بھی آئے گا؟ نہیں، لائحہ عمل آلریڈی ہم اناؤنس کر چکے، اس کی اسٹیٹمنٹ سے اس لائحہ عمل میں فرق نہیں پڑنا۔ دیکھیے، ہمارا احتجاج کا حق بھی ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہوتے رہتے ہیں، اور آپ اپنا جو ہے ایکسپریشن اسی طرح سے کرتے ہوئے یہی ڈیموکریسی میں چلتا ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہیں گے، ہمارے جتنے ووٹر سپورٹر اور جو لوگ اسٹریٹ پہ باہر آ جاتے ہیں وہ پرامن رہتے ہیں، وہ فیملیز ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اس میں ورکر ہوتے ہیں، پاکستان اور پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک خاص جگہ میں جا کر کے رکتے ہیں، اظہار رائے کا اظہار کرتے ہیں اپنا، اور وہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو آواز کا ریز کرنا اور آواز کو سنوانا یہ ایک آئینی حق ہے، اس کو کسی صورت نہیں دبانا چاہیے، وہ چاہے وہ جس بھی پارٹی کا ہو۔ تو وہ وقتاً فوقتاً ہم نے جو کال دی ہے، لاسٹ سنڈے کو دیا تھا، یہ بھی دیا ہے، ایک اسپیسیفک پیریڈ میں ایک اسپیسیفک جگہ پہ ہے، لوگوں کو کوئی ہر قسم کی تکلیف سے بچ کے یہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے ایز اینڈ وین ہمارے قائد جو عمران خان صاحب ڈائریکشن دیں گے اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے حکومت، تو اس سے حکومت پہ فرق نہیں پڑتا، وہ ہم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ اگر ہماری جیتی ہوئی سیٹیں جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں، تو ہم پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے۔ ہمارے حکومت کا بنانا فارمیشن کے پی کے میں سرٹن ہے، ان دونوں گورنمنٹ بھی ہمیں بنائیں گے، اور اگر ہمارے پاس وہ مینڈیٹ اس وقت تک نہیں ملتا جس کا ہم توقع کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اس کے لیے آنیسٹلی اور قانون کے مطابق سارے اسٹرگل کر رہے ہیں، پھر اگر وہ نہیں ملتا تو obviously اپوزیشن میں بیٹھیں گے، پارلیمان کا حصہ بنیں گے اور اپنا رول ڈیفینیٹلی پلے کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، اس سے پہلے ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب موجود تھے، جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم احتجاج کریں گے تو کس کے خلاف کریں گے؟ ہم سسٹم کے خلاف یہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا آپ سے کچھ دیر پہلے، تو پی ٹی آئی کس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے؟ کس سے تحقیقات کا مطالبہ کریے؟ دیکھیے، اگر آپ کوئی ایسی سسٹم چاہے کہ جی آپ خود کر کے کریں، اور تو آپ لوگوں کے پاس آئے کہ میں سسٹم کے خلاف وہ کرتا ہوں، احتجاج کرتا ہوں، تو یہ تو ایک اور طریقہ کار ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر رہ کر کے اپنا کچھ منوانا چاہتے ہیں۔ ہم تو وہ نہیں کر رہے ہیں، بالکل ہم سسٹم کے اس خلاف نہیں، ہم اس کے خلاف ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے، سرٹن پولنگ اسٹیشنز ہیں ہمارے پاس، فار انسٹنس 80 ہی تو سیٹیں، اور 80 سیٹوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آدھی دی ہیں اور دوسری ہے، تو ہم 80 سیٹوں کے فارم 45 اگر آج لائیں، اور الیکشن کمیشن کا اگر بل ہے کرنا چاہے تو قانون کے مطابق 2 دن میں ان کا فیصلہ کر سکتا ہے، 2 دن میں اس کا کر سکتا ہے۔ صرف اتنی گزارش ہے، فارم 45 پریزائڈنگ افسران کے دیے ہوئے ریکارڈ کے مطابق جو آر او کے پاس جمع ہے، ان کو کہو وہ ریکارڈ کے مطابق الیکشن آپ وضع کر لے، فارم ریزلٹ وضع کر لے، اس سے جو جیتا ہوا ہے وہ جیتا ہوا ہے۔ ہم عوام کا ہر فیصلہ قبول کریں گے اس طریقے سے۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر ری الیکشنز کے حوالے سے کوئی آپشن نہیں، پی ٹی آئی کے اندر ری الیکشنز کے حوالے سے کوئی آپشن نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ الیکشن کمیشن کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں، وہ ری پول کا اختیار ضرور ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ ری الیکشن ہوتا ہے جب ٹرائیبیونل میں جاتے ہیں اور آپ کرتے ہیں تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا الیکشن وائڈ ہوگا، ادر وائز ہوگا۔ فار دا ٹائم بینگ ہمارا کلیم یہی ہے کہ ری الیکشن ری پول کی ضرورت اس وقت نہیں ہے، ری کاؤنٹنگ کی بھی نہیں ہے، سب کچھ کاؤنٹ ہو کر کے آیا، کسی نے کمپلین نہیں کی کہ فارم 45 صحیح نہیں بنا، اور فارم 45 جب بنتا ہے تو ووٹ کاؤنٹ ہو کر کے اس پہ سب کے دستخط ہوتے ہیں، وہ بنا ہے۔ اب ریزلٹ کی ڈکلیریشن پورے کنسٹیچوئنسی کا ہوتا ہے، وہ جو سارے پولنگ اسٹیشن سے فارم آ جاتا ہے اس کو ٹیلی کرنا ہوتا ہے، اتنا سمپل میٹر ہے۔ اب اس کو اگر کوئی بندہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے اور 100 کو وہ 1000 کر دیتا ہے تو یہ تو obviously انٹرفیئرنس ان دی الیکشن ریزلٹ ہے، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹیلی کرا کر کے دوبارہ دیکھیں۔ اور سر، جو الیکشنز کا لدم قرار دینے کی درخواست دائر کی گئی ہے کورٹ کے اندر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ اور جو یہ بیانات سامنے آئے ہیں کمشنر راولپنڈی کی جانب سے، کیا اس کو لے کر کے آپ کورٹ میں کوئی رٹ دائر کریں گے؟
दो चीजें होती, देखो अगर एक इलेक्शन आप वाइड डिक्लेयर कराते हैं कि इसको कालअदम करार देते तो आप पूरे मुल्क के इलेक्शन को कालअदम नहीं करार दे सकते, वो कंस्टिट्यूएंसी बेस होता है, और जिस कंस्टिट्यूएंसी में रेगिंग स्केल पे जाता है तो इलेक्शन वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं आप कानून के मुताबिक। अगर रेगिंग मैसिव स्केल पे नहीं है तो वो वाइड नहीं डिक्लेयर होती। लेकिन ये बात जरूर है कि हम अगर इलेक्शन में फॉर इंस्टेंस किसी के पास मेजॉरिटी नहीं आती, हुकूमत में कोalition की, फिर डिसॉल्व भी हो जाती है पार्लियामेंट, लेकिन हमारा ये डिमांड नहीं है कि आप ओवरऑल री इलेक्शन कराओ और या रीपोल की तरफ जाओ। अब तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कानून के मुताबिक 60 दिन तक उनके पास जो इख्तियार है कि वो रिकाउंटिंग भी कर सकता है, वो ऑर्डर भी कर सकता है, वो टैली भी करवा सकता है, तो इलेक्शन कमीशन उनको टैली करवा दे, वही फॉर्म 45 क्लियर करा दे, उसके मुताबिक जो जीता हुआ हमें मंजूर है। और सर अगर वो हमारे डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कमीशन के डॉक्यूमेंट है, वो आरओ के डॉक्यूमेंट है, वो रिटर्निंग अफसरान के पास है, हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। और सर अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जाता है कि ये फॉर्म 45 जाली हैं, तो इस पर क्या करेगी फिर तहरीक इंसाफ? उसके पास क्या ऑप्शन? देखिए, अगर वो कहते हैं कि जाली है तो वो ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कितने केसेस में कहेगा कि वो जाली, और कितने फॉर्म 45 को कहेगा कि ये जाली है? वो फॉर्म 45 मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर मौजूद है तो बेशक आप उनको ना लीजिएगा, आप ये उठा ले जो बाकी पार्टीज को मिला है उसको उठा ले। ये तो एक ही फॉर्म है, उसकी मुख्तलिफ कार्बन कॉपीज है, हमारे पास अपनी कॉपीज कोई नहीं आई है, हमारे पास वही कॉपी आई है जो उस बुक से निकली हुई है। और फॉर्म 45 की भी एक टैलीज होती है, अगर आप एक पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं तो फॉर्म 45, 46 एक साथ ही इशू किए जाते हैं, कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए, वोट कितने काउंट हुए। तो वो अगर इलेक्शन कमीशन करना चाहे तो अगर आप सारे रख लेते, हर कंस्टिट्यूएंसी की तो मैक्सिमम 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं, ये तो आप कर ले तो वेल, अगर इलेक्शन कमीशन का करना चाहता है और करने में क्रेडिबिलिटी दिखाता है तो यस ये हो किया जा सकता है और बहुत जल्द किया जा सकता है। जितने दिन अभी गए ये इल्जामात पे अभी तक फैसला भी हो चुका होता। तो अगर सर सुनवाई नहीं होती तो क्या आप लोग असेंबलियों में बैठेंगे? ये बिल्कुल असेंबली में हर सूरत में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। बॉयकॉट का कोई इरादा नहीं, पार्लियामान से बाहर रहने का भी कोई इरादा नहीं, पार्लियामान जाएंगे, अपना रोल प्ले करेंगे आईन और कानून के मुताबिक। और सर अगर इत्तेहाद करना पड़ता है फिर उसकी सूरत में क्या करेंगे? अगर मुस्लिम लीग नून इनकार करती है कि हम हुकूमत ना करें, क्योंकि खबरें तो ज़ेर गर्दिश हैं ही कि वो लोग भी थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन देखो उनको पहले करना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कैसे कर रहे हैं? ये कहना कि मैं ऐसे हुकूमत नहीं चलाई जा सकती तो मैं हुकूमत नहीं देता, उनके पास मैंडेट ही नहीं है, उनका पास तो हक ही नहीं है, राइट ही नहीं है कि वो हुकूमत करे। न वो हुकूमत के अहल है, न उनमें हुकूमत करने की काबिलियत है, न उनमें वो क्रेडिबिलिटी है जो हुकूमत में डिलीवर कर सकेंगे, न ही अवाम में उनकी इतनी पजीराई है कि उनकी किसी डिसीजन को अवाम कबूल करेगी। जाली मैंडेट के साथ आया हुआ बंदा, मैं समझता हूँ मियाँ साहब के घर वालों से भी पूछे तो वो भी कहेंगे मैंडेट चोरी किया हुआ मैंडेट है। उनकी अपनी दिल को तसल्ली नहीं होगी कि वो पूरे मैंडेट के साथ अवाम के वोट और सपोर्ट के साथ पार्लियामान में एंटर होंगे। वो कहेंगे जब पार्लियामान में जाएंगे तो हमारे पास वो सपोर्ट नहीं था जो कि होना चाहिए था, बावजूद इसके कि एक तरफ आपने एक पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है जो उसका राइट भी नहीं बनता, बट ऐसी सर्कमस्टांसेस में जिसके सब कुछ मिला हुआ था, वो आया एक शाहाना अंदाज से वो आ गया, पार्टिसिपेट करता था। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी थी जिसके पास न निशान है, न उसके पास रैली की इजाजत है, न कन्वेंशन की इजाजत है, लेकिन द पीपल हैव स्पोकन, ना उसको रिस्पेक्ट करो। ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।